स्वागत श्री राजेश वरियार जी का। चिंतन मनन के इस सत्र को संचालित करने के लिए मैं बहुत ही आदर सहित मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीनाथ विश्वविद्यालय की सहायक प्राध्यापक श्रीमती रचना रश्मि जी और सहायक प्राध्यापक श्रीमती शिवांगी जी। जोरदार तालियों से हमारे दोनों संचालक महाशया का मंच पर स्वागत। हमें खुशी होती है समापन दिवस के इस पुनीत पावन अवसर पर रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर मंजू गोराई जी हमारे साथ हैं और रंभा कॉलेज से ही असिस्टेंट प्रोफेसर अमृता सुरीन जी भी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। तो आइए एक बार मंच का हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद उदय जी। 9वां अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चला है। आज महोत्सव का तीसरा दिन है। लगातार 3 दिनों से चिंतन मनन सत्र यहाँ चल रहा है, जहाँ हम सब विद्वान वक्ताओं को अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हुए सुन चुके हैं। इसी क्रम में आज तीसरे दिन अंतिम सत्र में चिंतन मनन में आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा, भावनात्मक जुड़ाव से व्यावसायिक सफलता तक। इस विषय पर आज चिंतन मनन करने के लिए हमारे बीच जो 2 दिग्गज पहुँचे हैं, मैं सर्वप्रथम उनका स्वागत और आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि महोदय आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया है और हमारे यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो कल के हो सकता कोई बहुत बड़े व्यवसायी बने या किसी कंपनी में CEO बने, ऐसे बच्चे आज हमारे बीच हैं। इनके भविष्य के बारे हम यहाँ संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और इन संभावनाओं पर मुहर लगेगी हमारे वक्ताओं के विचार विमर्श के बाद, क्योंकि ये विचार विमर्श सीधे सीधे आपसे संपर्क साधेगा, क्योंकि आप कल के भविष्य बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप केवल पढ़कर डिग्री लेकर नहीं बैठने वाले, आपको अपना आगे एक रास्ता तैयार करना है और उस रास्ते को, उस मार्ग को और प्रशस्त करने के लिए आज हमारे वक्ता हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो यह सत्र केवल और केवल युवाओं आपके लिए है। मैं चाहूँगी आप बहुत ध्यान से हमारे वक्ताओं को सुने और लाभान्वित हो। निश्चित तौर पर यह विचार विमर्श आपको भविष्य में काम आएगा, कारगर सिद्ध होगा। अब मैं सीधे ज़्यादा विलंब ना करते हुए अपने विषय पर आती हूँ और मैं सर्वप्रथम राजेश महोदय, मैं आपसे पहला प्रश्न करना चाहूँगी कि मार्केटिंग और ग्राहक सेवा में हिंदी को और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करें तो हम एक बड़े वर्ग तक पहुँच सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस पर आपकी क्या राय है? हेलो, शायद मैं सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आशा करता हूँ। कैन हियर मी? अभी आपके जो मुख्य टीचर जो आपके, मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी जी, आपका नाम भूल रहा हूँ। रचना रश्मि। हाँ, अभी रचना जी ने जो इतने शुद्ध हिंदी में आप लोगों को संबोधन किया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और मैं सही बता रहा हूँ आपको कि मैं बड़े काफ़ी सालों बाद इतने शुद्ध हिंदी में किसी को इतना अच्छा स्पीच देते हुए सुना। मैं इसके लिए काफ़ी हद तक आभारी हूँ। मैं कुछ भी इनका जो सवाल था उसका जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी याद है कि मैं 12वीं कक्षा में मुझे सबसे ज़्यादा नंबर हिंदी में मिला था और उसके बाद हिंदी के साथ जो लिखा पढ़ी वाला जो तालमेल है वो थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि हम लोग कर्म जीवन में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। मैं यहाँ आने से पहले मेरा जो कलीग है संतोष, मैं उनसे यही बोल रहा था कि आज हम लोग कम से कम 24 घंटे के लिए ये तो इतना तो हम लोग एक अपने आप से वादा करेंगे कि हम लोग आज के दिन खाली हिंदी का ही उपयोग करेंगे।
अच्छा, हिंदी के बारे में अगर मैं बोलूं तो पीछे जितने लोग खड़े हैं उनके लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं कि हिंदी का जो है हमारे भारत में, ये पूरे भारत में लागू करना है कि नहीं, इसको लेके आज़ादी से पहले से ही डिबेट चालू हो गया था। अब एक शब्द डिबेट तो मैंने तो अंग्रेजी का यूज़ कर चुका। अब इस 24 घंटे में अब मैं गिनती करूंगा कि अंग्रेजी का कितना शब्द मैंने इस्तेमाल किया। तो आज़ादी से पहले की ये जो सोच है, ये हमारे जो पार्लियामेंट है वहाँ पर भी डिबेट का विषय हो गया। ऐसा होते होते 24 सितंबर 1949 को अल्टीमेटली ये हमारे जो पार्लियामेंट है, इन्होंने ठीक किया कि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा। और इस 24 सितंबर के बाद करीब 4 महीने बाद 26 जनवरी 1950 की बात है कि हमने, यानी कि भारतवासी ने भारत के लिए एक नया संविधान जो है अपने आप को सम्मानित किया। दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमने एडॉप्ट किया। इसके साथ साथ आर्टिकल 343 के तहत हिंदी भाषा को पहला ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जो है हमने इसको एडॉप्ट किया। अब देखिए, अब मैडम का जो प्रश्न था मैं उसमें सीधी सीधे आता हूं कि हम फिर अंग्रेजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद आगे जो भी काम करना था हमें और आगे बढ़ना था, इसमें यह बहुत ज़रूरी था कि अंतर्राष्ट्रीय जितने देश उन सबके साथ कम्युनिकेट करना। अब उनके साथ जो हमारा जो भी व्यापार का विषय है, इसका आदान प्रदान के लिए बहुत जरूरी था कि एक कॉमन भाषा की जरूरत थी। तो हमारी ये एक तरह से मजबूरी थी कि अंग्रेजी का हम लोग उपयोग करें। अब देखिए, हम जो हिंदी भाषी हैं, हम इसमें भी बहुत ज़्यादा समर्थ है कि इंग्लिश को भी एक हिंदी शब्द में हम अंग्रेजी बोल के इसको भी हमने जो है अच्छी तरह से हमने इसको मिला लिया अपने साथ। अब आगे की कहानी यह है कि 1950 से लेके 75 वर्ष तो निकल गया संविधान का। हिंदी की जो यात्रा है उसमें उर्दू और जितने सारे रीजनल लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा संस्कृत, इसका तो को धीरे धीरे करके काफ़ी सारे शब्दों का तो चयन हुआ। कुछ इधर उधर आप देखेंगे तो कुछ अंग्रेजी का शब्द का भी हमने उसको कस्टमाइज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, करते हुए हिंदी में चालू किया। अच्छा, आज भी जो लोग हिंदी में रुचि रखते हैं, मैं तो मैडम की तरह इतना ज़्यादा हिंदी का ज्ञान नहीं रखता हूँ, तो मैं इतना कहूँगा कि किसी को भी मौका मिले तो आप लोग जरूर मुंशी प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ आप जरूर पढ़िए, उपन्यास जरूर पढ़िए। वो उस ज़माने में भी इतना आगे का सोच रखता था कि आज के मोबाइल के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, उन्होंने सोच विचार करके कुछ एक उनके जो उपन्यास है उसमें भी डाला गया था। 2-4 लाइन आपको उसमें मिलेंगे। तो मैं अब ये इनके सवाल में सीधा सीधा जवाब पे आता हूँ कि आज के ये बिजनेस युग में हिंदी का कहाँ का उपयोग है। तो आमतौर पे हमें दिखता नहीं है, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि आप कोई भी सरकारी काम के लिए जाइए, कहीं भी फॉर्म भरिए, सरकार ने इतना तो किया है कि जितने कुछ फॉर्मेट्स अंग्रेजी में अवेलेबल है, उतना ही सारे के सारे चीज़ हिंदी में भी उपलब्ध है। आपको संविधान ही सही अंग्रेजी में पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं तो हिंदी में भी वैसे ही के वैसे हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग कोर्ट कचहरी में अगर हैं, अगर उसकी कभी ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत हिंदी का ज्ञान रखिए, क्योंकि वहाँ इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल होता है कि थोड़ा बहुत अगर हिंदी का ज्ञान नहीं हो तो वो घूमते रह जाएगा वहाँ पे।
आज भी आप एमपी देख लो, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, ये सब हिंदी बहुमूल प्रदेश है। बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लो, राजस्थान, इवन हरियाणा, बहुत सारी जगह पे हिंदी का इस्तेमाल आम तौर पे कोर्ट में भी होता है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, ये तो हमारे साउथ के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इतने सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी के बाद जब एक से एक करके करते हमारे जो संविधान में लिया गया, तो वो जितने भी प्लेंट सब शुरू में लिखते हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि उनका पता है कि आगे जब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो उसका अनुवाद करना जरूरी होता है, और वहाँ भी हिंदी भाषा का बहुत बड़ा उपयोग होता है। आज मैं बता रहा हूँ आपको, दुनिया के किसी भी भाषा में लिखा हुआ कोई भी लेख अगर भारत में आके अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं जाना है तो पहला अनुवाद हिंदी में ही होना पड़ेगा। वो सीधा अंग्रेजी में होता तो जरूर है, लेकिन उसका मूल अर्थ निकालने के लिए एक बार हिंदी में भी अनुवाद करके वो वहाँ पे उनके पास कॉपी रहता है। जो जानकार है उनको पता है कि इस तरह के रिकॉर्ड्स बनते हैं। तीसरा बता रहा हूँ कि आप लोग के बीच में जितने लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मैं बता रहा हूँ यूपीएससी तक पहुँचने का एक बहुत सरल उपाय है कि हमारे देशीय जितने भाषा है उसमें पढ़ाई कीजिए, उसमें लिखिए, उसमें नंबर ज़्यादा आएगा और आगे बढ़ना भी इजी है। अंग्रेजी के चक्कर में रह जाओगे तो पीछे रह जाओगे। मैं अंग्रेजी को छोटा करके नहीं बोल रहा हूँ या ये नहीं कर रहा हूँ, वो हमें बहुत ज़रूरी है, आगे 50 साल बाद भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी काम को आगे ले जाना है, टेक्नोलॉजी को भी आगे ले जाना है, तो अंग्रेजी भाषा की बहुत ज़रूरत है। अब आता हूँ दैनंदिन रोज़मर्रा जो काम में हिंदी की कितनी ज़रूरत है। मैं कोई भी प्रोडक्ट लेके अगर मैं मार्केट में जाता हूँ, अगर बेचना पड़े या किसी को समझाना पड़े तो सीधा सीधी हिंदी, बंगला, मलयालम, तमिल, तेलुगु जितने भाषाएं लोकल लैंग्वेज में बात करना जरूरी पड़ जाता है। वहाँ एक आम आदमी को आप अंग्रेजी में समझाते जाओ, मैनुअल देख के उसको समझाते जाओ, वो बेचारा कुछ नहीं समझेगा, वो आधा समझ के फिर घर चला जाएगा। आप सोचेंगे कि मेरे से गलती कहाँ हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितना सरल तरीके से हिंदी का उपयोग करें, इसी में लाभ है। आप बैंक में जाइए, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं कि जो बिना बैंक से काम हो। हमें डेली बैंक से आदान प्रदान करते रहना है, बहुत सारे पेपर वर्क चलते रहते हैं, कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो वहाँ भी अगर सरल रूप से बात करना हो तो लोकल लैंग्वेज में बात कीजिए, भले पेपर कोई भी लैंग्वेज में मूव करे। क्यों सर, आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। तो ये इसी तरह से होता है। अब हिंदी का आगे जाके कितना उपयोग होगा, जितने ऐड है, सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट्स, टीवी कमर्शियल, हिंदी में अगर नहीं हो तो उसकी टीआरपी 0 पे आ जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ना हिंदी का महत्व क्या है। मल्टी बिलियन डॉलर के एक हमारे यहाँ पे एक अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री था, जिसको बाद में इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत दर्जा सरकार ने दिया, वो है बॉलीवुड। हिंदी पे ही तो टिका है, हिंदी नहीं तो कुछ नहीं। और हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में ही पढ़ाई करके सक्सेसफुल लोगों की बात तो देख लीजिए, गुलजार साहब को, बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर्स को देख लीजिए। अच्छा, अगर दूसरी भी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया में है, भारत के डिफरेंट प्रांत के जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है हिंदी की तरह। अगर आप साउथ के अगर देखेंगे, प्रियदर्शन साहब के जितने मूवीज़ है, मैक्सिमम मूवी जो है वो जिसको चलचित्र बोलेंगे, अगर आप हिंदी में अगर उसकी भाषा को बोलेंगे तो सारे के सारे उसके जो पटकथाएं हैं वो मलयालम में बना हुआ था। और हिंदी के जो आज के डेट में खट्टी मीठी और जितने सारे बड़े बड़े जो प्रियदर्शन के मूवीज़ है, सारे के सारे ओरिजिनल स्क्रिप्ट मलयालम में था,
उसके बाद उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया, और आप देखो दुनिया के मतलब मोस्ट सक्सेसफुल कोई अगर डायरेक्टर्स है तो उनके लिस्ट में उनका नाम आता है। दूसरे आप पंजाब के तरफ से हो या दूसरे जो बंगाल के तरफ से, पीछे जितने भी सक्सेसफुल डायरेक्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स रहे हैं, उनका रीजनल लैंग्वेज में इतनी जोरदार पकड़ है, तो उनके जो सक्सेस है, उनके सफलता का पीछे का राज क्या है कि वो रीजनल लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा इज्जत दिए थे, उनकी गरिमा को बनाए रखा, और साथ ही साथ हिंदी को भी उतना ही उन्होंने इज्जत दिया, गरिमा को बढ़ा के रखा। तो शायद मैं काफ़ी हद तक मैडम आपका सवाल का जवाब दे पाया हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये आज हम लोग जितने करोड़ों अरबों डॉलर के जो बिजनेस करते हैं, जी वो बिना हिंदी का वो मतलब आप समझिए कि वो हो नहीं सकता भारत में। बहुत सही कहा महोदय आपने, मैं भी आपसे सहमत हूँ। यहाँ बहुत ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनका जो विद्यार्थी जीवन बीता है, जिसकी पृष्ठभूमि हिंदी रही है, आई मीन बैकग्राउंड जो है वो हिंदी रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं उन्हें एक दबाव झेलना पड़ता है कि आप यदि हिंदी माध्यम से पढ़े हैं तो आपको व्यवसाय करने में दिक्कत होने वाली है। आपने जैसा कहा कि न केवल हिंदी बल्कि आपको क्षेत्रीय भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि आप ग्राहकों तक पहुंच बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अंग्रेजी वैश्विक भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन यदि आप भारत में अपने व्यवसायों को फैलाना चाहते हैं तो न केवल हिंदी बल्कि आपको क्षेत्रीय भाषा भी आनी चाहिए। मतलब यहाँ मैं अपने विद्यार्थियों को कहना चाहूँगी कि महोदय ने जैसा कहा, इसका मतलब ये सीधे सीधे है कि हिंदी जरूर जानना, अंग्रेजी जरूर जानना चाहिए क्योंकि वैश्विक भाषा है, लेकिन अंग्रेजी किसी व्यवसाय में सफल होने का अनिवार्य शर्त नहीं है। मैं सही कह रही हूँ सर? मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल एक हिंदी भाषा को ही आधार करते हुए जी काफ़ी सफलता की ऊंचाई तक पहुँचने वाले हमारे बिहार से लेके यूपी से लेके कुछ ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी को ही लेते हुए काफ़ी बड़े बड़े मल्टीनेशनल या इंडियन इंटरनेशनल कंपनीज की स्थापना की है। उसमें से एक नाम मैं बताऊंगा, एल्केम। एल्केम लेबोरेटरीज की जो मालिक का शुरुआत है वो बिहार के मूल निवासी है। और इसके अलावा मैं दूसरे एक दो कंपनीज की और बात बता सकता हूँ, फार्मास्यूटिकल्स फार्मा कंपनीज की, जिनका अभी एक कंपनी और मैं नाम भूल रहा हूँ एल्केम को छोड़ के, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा कुछ किया है। अच्छा, इवन मैं अगर बोलूँ कि तेलंगाना से आते हैं डॉक्टर रेड्डीज, उन्होंने जितना रिसर्च किया है, मैक्सिमम रिसर्च उनका भारत में हुआ है, उनका रिसर्च सेंटर यूएस में भी है, लेकिन यूएस के रिसर्च सेंटर से ज़्यादा वो इंडिया में सक्सेस है। आज फार्मा की जगत में आप देखोगे कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग मतलब countries to contribute into the global economy। तो इसमें देखिए इन लोगों ने हिंदी की गरिमा को बनाए रखा है और इन्होंने दिखा दिया है कि केवल एक हिंदी भाषा को लेते हुए भी हम आगे बहुत अच्छा उद्योगपति बन सकते हैं। हम हिंदी भाषा के जो से पढ़े लिखे जो लोग हैं जिन्होंने आगे जाके पीएचडी तक किया है, उनको हम रिसर्च में भी डाल सकते हैं। उनका R&D का जो रिजल्ट है वो ग्लोबल स्तर का है। तो हिंदी का ठीक है कि कुछ एक विश्वविद्यालय के, अच्छा अभी भी रिसेंटली कुछ हिंदी भाषी लोगों ने, साउथ बंगाल के लोगों ने ये ममता बनर्जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। तो मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन एक हिंदी यूनिवर्सिटी का भी रिसेंटली साल 2 साल के अंदर ये उद्घाटन जो है बंगाल में हुआ है। अब उसका कहाँ तक उसकी जो है काम आगे बढ़ा है वो मुझे अभी खबर नहीं है, लेकिन एक हिंदी यूनिवर्सिटी की स्थापना हाल फिलहाल में हुई है। तो अब वहाँ से जितने छात्र निकलेंगे, और ज़रूरत है कि वहाँ से भी अच्छे अच्छे उद्योगपति निकलेंगे आगे जाके, छोटे हो बड़े हो। मैं अभी आदित्यपुर होते हुए आ रहा था, तो यहाँ मल्टी ब्रांड्स के काफ़ी सारे काउंटर्स हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि जैसे विशाल वेगा मार्ट और इस तरह के लोग हैं। आप इनके एंटरप्रेन्योर्स के बारे में अगर सोचेंगे तो ये सब जो है इनकी पढ़ाई वगैरह शिक्षा जो है हिंदी से ही शुरुआत हुई है। ये कोई विलायत से पढ़ के आने वाले लोग नहीं है। तो और आप अगर आज ऐसे भी देखेंगे
कि हमारे देश के प्लानिंग में प्लानिंग कमीशन से लेके जितने लोग हैं उनके पीछे का हिस्सा देखेंगे, वो सब मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए लोग, हिंदी मीडियम या लोकल जो जितने क्षेत्रीय भाषा है उस मीडियम से पढ़ के आने वाले लोग हैं। अब इसका मतलब नहीं कि उनका अंग्रेजी के ऊपर उसका कमांड कमज़ोर है, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो भाषा खाली एक जो है एक दो आदमी या एक समूह के बीच में एक अपनी मन की बात को आगे रखने का बस जरिया मात्र है। अब उसमें जितना काम किया जाए उसकी सुधार उतनी ज़्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल सर, आप ठीक है। वैसे कहना चाहूँगा कि राजेश जी ने सब कुछ कवर कर लिया है, जो नहीं, सब कुछ हिंदी तो cover साहित्य नहीं के अंदर सकता अगर कहा जाए या हिंदी लैंग्वेज के बारे में करें। ऑल थॉट मैं डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे आज भी 57% कंटेंट जो है, जो OTT पे या वेबसाइट पे कहीं पे भी अवेलेबल है, वो हिंदी के अंदर है, जो एक सबसे ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। आज के टाइम में अगर आप देखो, अगर मैं एजुकेशनल फील्ड में भी देखता हूँ, तो आपने एक फिल्म देखी 12th फेल जो अभी आई थी, उसके अंदर आप देखेंगे जो लड़का था जो स्टडी कर रहा था वो बेसिकली हिंदी मीडियम में था। चाहे 3 अटैम्प्ट दिए, 4 अटैम्प्ट दिए, 5वें अटैम्प्ट में उसने क्लियर करा। तो बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि अगर मैं हिंदी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ या हिंदी के माध्यम से पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी लेवल कम है। आज के टाइम पे भी अगर आप आर्ट्स से स्टडी कर रहे हो या हिंदी को एक मेन सब्जेक्ट लेके चल रहे हो तो अपॉर्चुनिटी सिमिलरली ही है। आज के टाइम पे अगर आप 12th कर रहे हो, ग्रेजुएशन हिंदी ऑनर्स ले लेते हो या पॉलिटिकल ऑनर्स लेते हो, तो IAS के अंदर आपको वो एक एज प्रोवाइड करवाता है। बिकॉज संविधान को स्टडी करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के लिए हिंदी एक मूलभूत आदत है जी। अगर आपको हिंदी में सक्षम है या नहीं है तो उसको अगर आप वर्कआउट कर लेंगे बैठ के, तो आप उस इंटेंशनली एक साइड ऑफ द कार्ड बन जाते हैं बैठ के। तो ये एक बेसिक इम्पैक्ट है। अगर मैं OTT की बात करूँगा, आज के टाइम में जितना भी कंटेंट OTT पे आ रहा है, अगर 57% है तो उस पर जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, आप देखेंगे जमुना पार देख लीजिए या जीतू भैया की क्लासेस देख लीजिए, वो सारा जो कौटा क्लासेस बारे बताया गया वो बेसिकली हिंदी के अंदर ही है। तो अगर किसी बच्चे को मोटिवेशनल वाइज देखना है, कुछ भी करना है, और बड़ी से बड़ी कंपनी चाहे वो इंडिया के अंदर है या इंडिया के अंदर आती है, चाहे उसका बेस कहीं पे भी हो, अगर उसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसको रीजनल लैंग्वेज में ही डील करना पड़ेगा। बिकॉज उसका इम्पैक्ट डिफरेंट पड़ता है कि बच्चे को अगर कोई बात भी कर रहा है तो उसको एक कंफर्ट जोन मिलता है अपनी लैंग्वेज के अंदर। अगर आज मैं झारखंड में हूँ तो मैं उसकी लोकल लैंग्वेज बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ कर पाऊँगा। अगर आज मैं जाके इंग्लिश में जाके बात करूँगा, 10 बातें बोलूँगा, कस्टमर होगा, पर कस्टमर का इंटेंट ट्रस्ट जीतने के लिए कहीं ना कहीं मुझे उसकी लोकल लैंग्वेज को वर्कआउट करना पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद भी कहता हूँ, बिकॉज मैं आर्ट्स का पास आउट हूँ। सो सिंपल बड़ा एग्जाम्पल है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन में BA पास करा है, सिंपल BA पास। देन आई डिड माई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम MIT एंड फ्रॉम शारदा। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मैं ये कहूँ कि अगर बच्चे ने हिंदी पढ़ी है या कुछ भी करा है तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करा अपना 12th तक, तो 6th क्लास तक मेरे पास इंग्लिश नहीं थी, मैंने हिंदी में पढ़ाई करी है। 6th स्टैंडर्ड में मेरे को इंग्लिश का ABCD सिखाना स्टार्ट किया गया था बैठ के। तो आप सोचो आज के लिए बच्चों के लिए एक एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया मिला हुआ है कि नर्सरी स्टैंडर्ड से आपको वोवल्स सब कुछ पढ़ाया जा रहा है बैठ के, जो हमारे पास नहीं था। बट ऑल थॉट अगर कोई बच्चा फिर भी वीक है, अगर को लगता है कि हिंदी में ही मेरे को सब कुछ करना है, तो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप बैंक में कहीं पे भी जाओगे, हर जगह पे एक सेटलमेंट बना रखा है कि अगर कोई हिंदी में भी है तो हम उस पर वर्कआउट करेंगे बैठ के और उसको एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे बैठ के। अभी आपने देखा होगा जो नया HNI अप्रूव्ड हुआ है 4 दिन पहले, अगर आपने देखा होगा जो संसद में अप्रूव्ड हो गया है, क्योंकि सीतारमण जी मेरे ख्याल से 6-8 महीने रह गए जो AICTE के चेयरमैन है। अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका AICTE UGC सब खत्म होने वाला है। इट्स ऑल रिमेन HNI। और HNI आने के बाद जो NPA न्यू पॉलिसीज आ रही है, आप देखेंगे काफ़ी चेंजेस आएंगे। 10th के बाद बच्चा चाहे तो वो ज्योग्राफी भी ले सकता है, हिंदी भी ले सकता है, साइंस भी कर सकता है। सो मल्टी स्ट्रीम्स मिल रही है बच्चे को करने के लिए, जो हमारे टाइम पे अवेलेबल नहीं था। सो दैट वी शुड से, निशंक जी ने एक पॉलिसी NPA 2025 निकाला, वी शुड थैंक दैट कि एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अगर वो चाहे कमज़ोर भी है, वो हिंदी के साथ साथ साइंस भी पढ़ सकता है, मैथ्स भी कर सकता है, जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं था। और ये एक सक्सेस कह सकता हूँ। नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको पता चलेगा कि बच्चा जो है मल्टी डिसिप्लिन में वर्कआउट करके आ रहा है और वो एक रेगुलर स्टूडेंट से बेटर निकल कर आ रहा है बैठ के। सो ये एक थॉट है जो उसको मैं लेके चलता हूँ बैठ के, और इसी को हम फॉलो करते हैं बैठ के। बिल्कुल। और ये एक स्ट्रक्चर है।
बिल्कुल इसी से मुझे एक चीज़ याद आ रही है। हाँ जी मैम। अभी मैंने ये देखा है कि जिन्हें हिंदी आती है वो इंग्लिश को अपना लेते हैं, वो उस चीज़ का उच्चारण बात करना वो कर लेते हैं, लेकिन जो इंग्लिश में ज़्यादातर पढ़े हैं या इंग्लिश को ही यूज़ किए हैं वो हिंदी में ढलने के लिए उतने तैयार नहीं हो पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा चुनौती है हमारे लिए। बिल्कुल। और हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि और जिस दिन युवा ये समझ जाएंगे कि हिंदी एक जस्ट विषय या भाषा नहीं है, वो हमारी भारत की संस्कृति संस्कार है, उस दिन शायद वो उस चीज़ को और भी अच्छे से अपना पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल। इसके अंदर। तो इसी से मैं बस 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। भाषा जब दिल से बोले तो सौदे भी सच्चे लगते हैं। भाषा जब दिल से बोले तो सौदे भी सच्चे लगते हैं। हिंदी में कही बातों पर रिश्ते ज़्यादा पक्का लगते हैं। नंबर और डेटा अपनी जगह है, पर बात जब हिंदी में होती है तब ब्रांड नहीं, इंसान से इंसान की सीधी बात होती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सर, आप लोगों का मेरा अभिनंदन और बहुत नमस्कार। रचित सर, मेरा आपसे एक सवाल होगा। आपने कॉलेज दुनिया में सेल्स और क्लाइंट के साथ काफ़ी नज़दीक से काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में मेरा सवाल आपसे है, डिजिटल विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी भाषा क्लाइंट और ब्रांड के बीच भरोसा कैसे बना सकती है? देखिए मैम, डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे हैं, किस लोकेशन पर हैं और वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है। एज ए कहने के लिए कह सकते हैं कि इंग्लिश एक मीडियम है जो सभी कहीं अवेलेबल है, एक ग्लोबल रिकग्नाइज है। बट कभी कभी जब आपको लोअर लेवल पे पेनिट्रेशन करना होता है या लोकल लेवल पे या सब स्टेट्स लेवल पे जाना होता है, तो वहाँ पे लोकल एडवर्टीजमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे कनेक्ट करते हैं अपने आप को कि हाँ मैं भी वैसा ही हूँ और मैं उस इम्पैक्ट को लेके चल सकता हूँ बैठ के, कि हाँ यार जो बच्चा ये कर रहा है मैं भी उस चीज़ को कर सकता हूँ बैठ के। और विज्ञापन जो है ना, एक इमोशन है जो बच्चा अपने आप को कनेक्ट करता है कि यार एक क्रिटिसाइज का करने के लिए कि यार मुझे ये चीज़ बन रही है, मैं इसको ऐसे करूँगा तो वैसे आएगा निकल के। तो वो इमोशन को कैप्चर करना और कैप्चर करके उसको वो एक एडवर्टाइजमेंट में क्लियर करके देना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है हर एक किसी के लिए। हमारे लिए भी है कि हम एज ए कॉलेज दुनिया प्रमोट करते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी की तरफ बायस नहीं है कि यार कुछ बच्चा आप कहता है कि यार कोई क्लाइंट बोल रहा है कि ये कर दो वो कर दो। सो वी ऑल्सो सी दैट कि हम बायस ना हो जाएं और बच्चों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं जो कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है। और उसके लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी है। जैसे आप देखोगे हमारे पोर्टल पे जाके 2 लाख से ज़्यादा रिव्यूज़ अवेलेबल हैं बच्चों के, और ऑथेंटिक रिव्यूज़ हैं जो बच्चे ने मल्टीपल पैरामीटर्स पे कॉलेज को एडजस्ट करा है, प्लेसमेंट पे, एकोमोडेशन पे, सोशल लाइफ के ऊपर, एकेडमिक्स के ऊपर। सो जब बच्चा कहीं पे डिसाइड कर रहा है किसी एडमिशन को लेने के लिए, तो कॉलेज दुनिया उसको एक हेल्प करता है, एक टूल वाइज, इवन दो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बात कर ले या लोकल वाइज कर ले या एक सर्च कर देंगे, तो उसको बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मिलता है थ्रू द एडवर्टीजमेंट एंड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग कि जिस किसी विषय में या किसी लैंग्वेज में मैं जा रहा हूँ या किसी भी कोर्स को मैं सर्च कर रहा हूँ, उसकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है आफ्टर करने के बाद में, और उसका प्रोसेस क्या है जिसको मुझे फॉलो करना है उस पाथ पे जाने के लिए। चाहे वो IA हो, IPS हो, हर चीज़ अवेलेबल है कॉलेज दुनिया के प्लेटफॉर्म पे। आप प्रेप पे भी देख सकते हैं, IAS पे प्रिपरेशन देख सकते हैं, प्लस बेसिक से बेसिक कोर्स के अकॉर्डिंग भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है। बिकॉज आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है कि कॉलेजेस के अंदर हम देखते हैं या इंस्टीट्यूशन में देखते हैं, स्किल ट्रेनिंग बहुत कम है। हम क्या कर रहे हैं, बुकिश नॉलेज पे वर्कआउट करते हैं, हम प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखो, जो जैसे नरेंद्र मोदी जी ने निकाला है कि इंडिया शुड बी स्किल इंडिया, तो स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। बिकॉज 12वीं करने के बाद बच्चे में वो स्किल अवेलेबल नहीं है जो उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा पाए, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के अंदर ओवर द लास्ट 4 years में जो हर कोई फेस कर रहा है। सो आई ऑलवेज से दैट इंस्टीट्यूशन की आप स्किल एजुकेशन पे ज़्यादा वर्कआउट करें, सो दैट आफ्टर अ ईयर और सो समथिंग द स्टूडेंट जो है वो स्किल इतना वो कि वो कुछ अर्न कर पाए और आगे चीज़ों को वर्कआउट कर पाए बैठ के। जो मेरा थॉट इसके अंदर है, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट को हमें डिफरेंट चैनल्स के थ्रू प्रमोट करना चाहिए और बच्चों को बताना है। बिकॉज बच्चे का थॉट नहीं है कि मुझे क्या करना है, उसका ये कि यार मुझे तो X चीज़ करनी है या Y चीज़ करनी है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें उसका रिक्वायरमेंट उसको किस लेवल पे है और हमें क्या प्रोवाइड करवाना है, सो दैट वो आगे जाके जो है प्लेसेबल बन जाए।
ये एक चैलेंज है जो आज के टाइम पे हर एक इंस्टीट्यूशन के साथ भी आ रहा है, बिकॉज हम बच्चे को एडमिशन तो देते हैं, उस टाइम पे वी नो दैट कि हमें एडमिशन, बट आगे जाके वो चैलेंजेस जो फेस करना चाहता है, बिकॉज उसका करियर आज स्टार्ट नहीं होगा, उसका करियर आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद स्टार्ट होगा। तो मुझे एज ए इंस्टीट्यूशनल अगर मैं बात करूँ तो उसको रेडी करना है नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट इज़ वन पार्ट, बट एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ वी हैव टू सी कि मैं बच्चे की लाइफ फिट के अंदर क्या इनपुट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सो दैट वो उस लेवल को वर्कआउट करके आगे पहुँच के जो है अपने आप को वर्कआउट कर पाए। जी बिल्कुल, आपका बातों से यही समझ में आया कि जो युवा जो बच्चे हैं वो बस कुआं के मेढक बन के रहे हैं, उन्हें समंदर दिखाना अभी बाकी है। बिल्कुल मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके विचार के लिए। रचना मैम। रचित सर, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी। जी मैम। कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ वैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी अंग्रेजी पे भी बहुत अच्छी पकड़ होगी और कुछ लोग हिंदी पृष्ठभूमि से होंगे। तो ऐसे में क्या एक टीम को एक साथ काम करने में क्या कोई दिक्कत होती है? क्योंकि दोनों 2 बैकग्राउंड के लोग हैं, दोनों की पृष्ठभूमि अलग है, दोनों का जो पठन पाठन हुआ है अलग अलग वातावरण में हुआ है। ऐसे में एक टीम किस तरह से काम करती है? क्या टीम बनने में कोई असुविधा होती है? हाँ जी। क्या दलीय भावना बनने में कोई असुविधा होती है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इंडिया एक सांप्रदाय का देश है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। सो टीम के साथ काम करने में एक ऐसा होता है कि यार दोनों का एक सहयोग है, आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिसकी जहाँ पे लिमिटेशन है उस चीज़ के अकॉर्डिंग। सो एज ए टीम, आप अगर इंडिविजुअल आप काम कर रहे हो तो यू अचीव समथिंग, बट एज ए टीम यू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो हर की एक लिमिटेशन भी है और हर एक का एक प्रोमिनेंट भी है। सो एज ए टीम हमें दोनों को लेके साथ चलना पड़ता है कि किसका क्या फोटे है, जिसके अकॉर्डिंग हम उसको काम दें और उसका बेस्ट आउटपुट निकालवा पाए। अब लोकल लैंग्वेज में जाऊंगा, अगर मैं जाता हूँ बीइंग एज अ पंजाबी, सो मैं पंजाब में बेटर हूँ, बट इफ़ आई कम डाउन टू साउथ और नॉर्थ ईस्ट जाऊँगा तो वो मेरा फोटे नहीं है। मैं मे भी जाके बात कर सकता हूँ, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट जो दूसरा बंदा जो वहाँ का लोकल है, जो उसी लैंग्वेज में बात कर रहा है या हिंदी है हिंदी में बात कर रहा है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग और उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, जिसके अकॉर्डिंग उस पर काम करना है, वो उसको बेस्ट सोल्यूशन दे पाएगा। मैं उसको एक रैंडम सोल्यूशन दे रहा हूँ जो केस स्टडी है कि मैंने पढ़ लिया कि यार ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ होगी तो ये कर देंगे, बट ग्राउंड रियलिटी में उसी लोकल को पता है जिसने काम करा है, वो उसको बेस्ट इनपुट दे पाएगा जिससे टीम का वर्कआउट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम साथ साथ चलते हैं कि यार हर रीजन में एक बेसिक लैंग्वेज वाइज बना रखा है और वो उसका सपोर्टिव है। अगर मैं साउथ में जाऊंगा, मैं अगेन से बेंगलोर में इतना इशू नहीं है, बेंगलोर में देयर इज एक्सेप्टेंस, कुछ लोकेशन को छोड़ दिया जाए, जैसे मैंने क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी चले जाओ, आप साउथ में चले जाओगे, लेकिन जेपी जाओगे, 6 क्रॉस रोड जाओ, 7 क्रॉस रोड जाओ, सो प्रॉब्लम है वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर के अंदर बैठ के। वहाँ पे देखा जाता है व्हेन यू गो डाउन टू कैलकाटा, लेक सिटी छोड़ दीजिए, हंगरफोर्ड सीट चाहिए, वहाँ से चाहिए, वहाँ पे आपको बाइफिकेट किया जाता है। तो एज ए कंपनी हम ये सोचते हैं कि वी शुड सी दैट कि हम उस लोकल लैंग्वेज के पर्सन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दें जो नेशनल लेवल पर भी है। और देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पे देखेगा कि एक छोटी सी कंपनी जो बिहार में है या छोटी सी कंपनी दिल्ली के भाई में लोकेशन पे है और वो एक 4 से 5 साल के अंदर एक बहुत बड़े कंपनी बन गई। सबसे बड़ा एग्जाम्पल फिजिक्स वाला ले लीजिए, लखनऊ के अलग जी है, क्या करा था बैठ के, सिंपल सा एक यूट्यूब चैनल चलाया था, आज 3500 करोड़ की कंपनी है, हिंदी में प्योर हिंदी में बात करते हैं। आप मिलेंगे ना, उनके पिताजी अभी भी यही कहते हैं, बेटा हिंदी में ज़्यादा अच्छा समझ आता है जो लोकल लैंग्वेज अंदर बैठ के। तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है और बच्चों को ये समझना चाहिए कि हिंदी कोई ख़राब नहीं है। हिंदी के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ पोइट्री, जैसे सर ने कहा कि आप मुंशी प्रेमचंद जी की किताबें हैं पढ़ लो, बट अगेन मैं इस पर थोड़ा सा डिफर करता हूँ एनसीईआरटी से, बिकॉज मेरे को थोड़ा चैलेंज है कि यार एनसीईआरटी हो गया और यूजीसी का जो कंटेंट है वो 10 साल पुराना है, वो कभी अपडेट नहीं होता है। हम कहते हैं कि पीजीडीएम आएगा, पीजीडीएम में कर लेके बैठ के वहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल मिलता है, बट कोर्स का कंटेंट जो है हमें एज पर द रिक्वायरमेंट चेंज करना चाहिए। आज भी आप जाओगे, मुझे संधि विच्छेद पढ़ा जा रहा है, संस्कृत के अंदर पढ़ा रहा है, हिंदी में श्लोक दिए जा रहे हैं, पर वो हिंदी का वर्केबल स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। तो मुझे लगता है अगर हम हिंदी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, एक बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार वर्किंग लेवल पे भी आना चाहिए। आज आप देखिए, कुछ दिन आप पहले देखेंगे एक एडवर्टीजमेंट देखिए, बेंगलोर के अंदर था कि एक एसबीआई के वर्कर ने वो हिंदी में बात कर रहा था, उसको बोला नहीं करना है बैठ के।
पर वो कर रही थी लेडी बात के, तो वो चैलेंज है बैठ के। तो अगर हम हिंदी को प्रमोट करते हैं और अपनी नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो उसका सम्मान भी उसी तरह पे होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। आज भी मैं कहता हूँ कि बोलते हैं कि हिंदी को हम एक्सेप्ट करते हैं हमारी है, बट आज भी आप छोटी छोटी अदर स्टेट में जाओगे वहाँ पे हिंदी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट वाइज मैं कहना चाहूँगा कि एक राशनिंग होना चाहिए बेसिक लेवल पे, कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप बंदे को मूव कर रहे हो कहीं पे भी ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसको एटलीस्ट बेसिक असेसमेंट मिले कि वो हिंदी एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि वहाँ पे सभी के लिए चैलेंज आ जाएगा बैठ के। तो एज ए टीम मैं हमेशा ये लेके चलता हूँ कि अगर मैं किसी टीम को हायर कर रहा हूँ तो एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए और एक आउटसाइड भी होना चाहिए। तो जॉइंट काम करेंगे जहाँ पे दोनों को वर्कफोर्स मिले और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आगे जाके ग्रो कर पाए इसके अंदर। धन्यवाद महोदय। हेलो, जैसे इन्होंने कहा ऐसे काफ़ी एरिया है जहाँ पे छोटे छोटे कस्बे ऐसे एरिया अलग अलग स्टेट में मिलेंगे जहाँ हिंदी की जो उनकी जो एक्सेप्टेंस है काफ़ी कमज़ोर है। और ये तो देखिए, ये आमतौर पे बहुत लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। मैं बताऊंगा कि ये लोग थोड़े मूर्ख टाइप के लोग होते हैं जो हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करता है। हिंदी को जहाँ एक्सेप्टेंस है उस एरिया का आप खाली डेवलपमेंट देखिए, और जिस एरिया में हिंदी की एक्सेप्टेंस बिल्कुल कमज़ोर है वहाँ की डेवलपमेंट देखिए। वो सही में कुएं के मेंढक वो लोग हैं जो हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज मैं बता रहा हूँ, अब आप बैंगलोर एयरपोर्ट में देख लो, चेन्नई एयरपोर्ट में देख लो, जितने न्यूज़पेपर्स लगे हैं सुबह में वो फ्री है, वो मतलब पैसेंजर्स के लिए सारे के सारे अंग्रेजी न्यूज़पेपर हैं। आपको दिल्ली एयरपोर्ट में भी देख लीजिए, जितने न्यूज़पेपर्स मिलेंगे सब इंग्लिश में होंगे। हिंदी के कोई न्यूज़पेपर ठीक है हिंदुस्तान का भी मिल जाएंगे आपको, या वो क्या बोलते हैं कोई दूसरे एक आध दो लोकल हिंदी पेपर मिल जाएंगे, लेकिन उसकी खास प्रमोशन नहीं होती है, जबकि वहाँ हिंदी भाषी काफ़ी है। ये देखिए, हर इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि देखिए जिस भाषा में बहुत सरल तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है उसका इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, इंडिया में मैंने केरल के अंदर भी देखा है, दूसरे भी जगह पे देखा है कि जो लोग दूसरे स्टेट में रह चुके हैं और वो वापस अपने घर जा चुके हैं, उनके घर में भी कुछ कुछ बातें हिंदी के यूज़ करते हैं, मैंने आज के जनरेशन। क्यों? क्योंकि दोस्तों के साथ कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पढ़ाई हुई है उनकी, वो हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, तो घर में आने के बाद भी हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है। अब आप देखेंगे कि बंगाल में कुछ एक क्षेत्र है जहाँ पे हिंदी की कमज़ोर मतलब की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में समझ में आ जाता है उनको कि ये भाषा भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी एक्सेप्टेंस क्यों कम है? इसका वजह यह है कि हम लोगों ने इंडियन लेवल पे तो नेशनल लेवल पे उसको प्रमोशन किया, और हमारे आस पड़ोस के दो चार ऐसे देश है जहाँ थोड़ा बहुत हिंदी उर्दू और हिंदी उर्दू के मिक्सचर चलते हैं, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, और भी कुछ के स्टेट्स हैं। अब भूटान में भी मैं गया हूँ तो वहाँ भी देखा कि हिंदी तो लोग बोल लेते हैं थोड़ा बहुत। इसके आगे हम लोगों ने देखिए, इंडियन आदमी आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, और उनके जहाँ जहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो यूएस में भी हो, बॉलीवुड के गाने भी बजते हैं, ठीक है, इंडियन प्रथा में वहाँ पर पूजा भी होता है, लेकिन आपस में बातचीत अंग्रेजी में करेंगे या अपने रीजनल लैंग्वेज में करेंगे, जबकि उनको पता है कि हिंदी का महत्व बहुत है। तो यहाँ पे जो है ना, एक कॉन्शियस लेवल में इसका प्रमोशन नहीं हुआ है। अच्छा, मैं कुछ इंडस्ट्री की बात बताऊंगा जो हिंदी को छोड़ के हो नहीं सकता, या संस्कृत को छोड़ के हो नहीं सकता। हिंदी का प्रमोशन में मैं बता रहा हूँ, संस्कृत का भी प्रमोशन साथ में बहुत ज़रूरी है, ताकि हिंदी की पकड़ मजबूत बन जाए। जैसे मैं बता रहा हूँ आयुर्वेदा का ऐसा सब्जेक्ट है, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आजकल काफ़ी महंगा हो चुका है, पहले जैसा नहीं है, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। वो देश विदेश में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ बिकता नहीं है, और उसके जितने डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे सब कुछ अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में लिखा होगा, और बिना हिंदी डिस्क्रिप्शन का वो प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं है, और कोई भी आज का प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग भारत में तो ठीक है, लेकिन भारत के बाहर इसका भी प्रमोशन कमज़ोर करते हैं। आज एक सिंपल प्रोडक्ट बता रहा हूँ, च्यवनप्राश। अब यूएस में जाके बात कीजिए, च्यवनप्राश लोग वहाँ भी जानता है, जबकि वो एक टिपिकल
मतलब कम से कम 5 या 7 या साल पुराने इंडियन प्रोडक्ट है। इट्स अ वेरी जेनरिक प्रोडक्ट। तो मैं बता रहा हूँ कि हिंदी का अगर हम लोग ढूंढेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे तो अभी अगले 1 घंटे में हम लोग चाहे तो 100 या 125 ऐसे इंडस्ट्री का छोटे बड़े एक लिस्ट बना सकते हैं जो कि हिंदी भाषा से ही जुड़ा है। इन्होंने जैसे कहा कि डिजिटल मार्केटिंग, क्यों प्रिंट मीडिया में क्या हिंदी नहीं है? जितने भी स्लोगन बनते हैं प्रोडक्ट के वो क्या हिंदी में नहीं बनते हैं? जैसे पेप्सिको में जब मैं था तो डर के आगे जीत है, एक सिंपल सा लाइन था, हिंदी में था। अब आप उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके देखो, वो चलेगा ही नहीं, वो हिंदी में ही चलना है उसको। और वो पता नहीं कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस तरह के आप काफ़ी सारे टैगलाइंस आप देखेंगे बाकी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के, मल्टीनेशनल ब्रांड्स के, जो इंडिया में आके उसने स्थायी रूप में अपना जगह बनाया है बिकॉज ऑफ हिंदी टैगलाइंस एंड हिंदी बहुमूल्य माने स्टेट्स के वजह से। अगर यूपी, बिहार और कुछ स्टेट्स में अगर कोई प्रोडक्ट अगर सक्सेस नहीं है तो नेशनल लेवल में वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। और वहाँ सक्सेस होने के लिए उसको हिंदी में ही जाना पड़ेगा वहाँ। तो आप देखो कि हिंदी का महत्व कितना है और ये आगे जाके बढ़ने वाला है, ये घटने वाला नहीं है। तो आज जो लोग, अच्छा मैं अभी बता रहा हूँ कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स है, कोर्सेस जो है, जैसे लॉ हो गया। लॉ में हिंदी में अगर जो बहुत स्ट्रांग है, जो हिंदी में अपना तर्क रख सकता है, बाकी आप कितने भी बड़े दूसरे साइड में वकील आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, उसको पानी पिला देगा। इवन कि साउथ से आने वाले या दूसरे स्टेट से आने वाले जैसे जजेस वगैरह है, उनको जब तक हिंदी में बढ़िया अनुवाद करने वाला नहीं मिलता है ना, तो उनको समझ में नहीं आता है कि आगे कौन सी धारा का क्या क्या उसको उत्तर देना है। ठीक है, तो ये जो तकलीफ़ें हैं, ये इसको सरल बनाने का माध्यम खाली हिंदी है। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि जैसे मेडिसिन, आप चाइना चले जाओ या आप जापान चले जाओ, वो लोग मतलब एलोपैथिक मेडिसिन का भी पढ़ाई अपनी लैंग्वेज में करते हैं। हम यहाँ नहीं करते हैं। रशिया में चले जाइए, आपको MBBS का परीक्षा जो है रशियन में भी देंगे, आप अंग्रेजी में भी देते हैं वो। तो ऐसा नहीं कि कोई पढ़ाई हिंदी में नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, जो मैंने कहा इस थोड़ी देर पहले, 5-6 देश के अलावा या मैक्सिमम 10 ऐसे कंट्रीज होंगे, इसके बाहर हमने हिंदी को लेके नहीं गया। यही हिंदी अगर 50 देश में अगर एक्सेप्ट हो गया, मतलब जितने देश ऐसे हैं हमारे भूगोल में जहाँ जहाँ लोग गांधी जी का सम्मान करते हैं, वहाँ तक भी अगर मैं हिंदी को ले जाता हूँ तो भी भैया हिंदी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि क्या हिंदी लुप्त तो नहीं हो रहा है। मैं उस तर्क में नहीं हूँ। मैं उस तर्क में हूँ कि हिंदी जो है अंग्रेजी या कोई अच्छा, अंग्रेजी के बाद सबसे ज़्यादा मतलब विदेशों में इस्तेमाल होने वाला एक लैंग्वेज है स्पेनिश, दूसरा मैंडरिन। मैं बता रहा हूँ इनके स्तर पे हिंदी को ले आने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम लोग अगर 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी अगर काम करें या 1-2 जनरेशन भी काम करें, 10-20 साल मतलब, तो हिंदी बहुत आगे निकल सकता है। बिल्कुल। और आज आप बताओ, हॉलीवुड की ऐसी कोई मूवी नहीं है जो कि कम से कम 100-125 देश में वो लॉन्च नहीं करता है या डेब्यूट नहीं होता है और उसका वहाँ से कलेक्शन नहीं आता है। तो क्या वहाँ के लोग अंग्रेजी में देखते हैं? हाँ, सबटाइटल जरूर हो सकता है, लेकिन वो हिंदी ही होता है। आज आप बताओ, साउथ के कोई भी फिल्म आता है, बड़े बड़े मल्टी बजट वाले, कम से कम 5 लैंग्वेज में आज के डेट में रिलीज होता है, कम से कम। और ये वो बाहुबली और बाकी फिल्मों से तो ये ट्रेंड तो ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप कांतारा देख लो, एक ऐसा रीजनल फिल्म जो कि वहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ है पूरे कहानी, और वो कन्नड़ा में कितने लोग देखेंगे? उसकी मेजॉरिटी व्यूअरशिप जो है वो हिंदी में रहा है। ठीक है, और उसकी आप गाना सुन लीजिए, डायलॉग देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, वो बहुत बेहतरीन है। सर बिल्कुल, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हिंदी महोत्सव का आपने उद्देश्य बता दिया।
कि हम हिंदी महोत्सव इसलिए ही मनाते हैं। श्रीनाथ विश्वविद्यालय में इसे बनाने की ज़रूरत इसलिए ही पड़ रही है क्योंकि हिंदी एक भाषा नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा, तभी शायद हिंदी और बढ़ सकता है और हम उसको अपना सकते हैं। क्योंकि हिंदी है तो भारत है और भारत है तो हिंदी है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल राजेश सराफी से है कि कॉरपोरेट क्षेत्र में हिंदी भाषा भावनात्मक जुड़ाव कैसे पैदा कर सकती है? देखिए, अगर एक सभा को संबोधित किया जाता है कॉर्पोरेट लेवल में, तो जायज़ के तौर पे हम लोग क्या है कि अंग्रेजी में शुरू करते हैं। कोई भी जिसको हम लोग कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कहते हैं वो भी अंग्रेजी में होता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर जो बातें जो बोर्ड रूम में कहा गया है उसको अगर लागू करना है तो उसको हिंदी में भी होना है। आज जैसे हम लोग जो आए हैं, अभी आधा घंटा हम लोग लेट हुए हैं। क्यों लेट हुआ था? क्योंकि हमारा एक प्रोडक्ट का लॉन्च आज, तो उसको दुकान दुकान तक आज पहुंचाने का काम बाहर हो रहा है। और वहाँ सुबह क्या करते हैं हम लोग, एक टीम मीटिंग लेते हैं जिसको हम लोग 8:30 बजे या 7 बजे 8 बजे जो भी टाइम तय होता है, एक कोई स्थान पे पूरा टीम आता है और वहाँ पे वहाँ का जो लोकल मैनेजर है वो उनको जो है संबोधित करते हैं और कहते हैं कि आज करना क्या है। पूरा प्लान वहाँ बनता है और वो जाहिर तौर है वो हिंदी में ही होता है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं आपको बता रहा हूँ, लिखित अलिखित हर तौर पे 90% कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो हिंदी और लोकल लैंग्वेज में ही होता है। बाकी 10% में ही अंग्रेजी सीमित है। लेकिन 1947 तक, और वो बहुत पीछे नहीं है, कि हमारे जो पीछे की जो जनरेशन है या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो सारे के सारे पैदाशी जो है ना 1947 के पहले के हैं। और उन्होंने उस समय की अंग्रेजी का जो शासन जो देख के आया है और उस समय अंग्रेजी का महत्व देखा है। और इसलिए कि वो उस समय अंग्रेजी में थोड़ा कमज़ोर थे, वो चाहते थे कि विश्व स्तर पे हमारा लड़का या हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो उनको अंग्रेजी का ज्ञान जरूर हो। उनका सोच गलत नहीं है, वो अपने बच्चों को सक्षम बनाने की कोशिश में लगे हैं। आज के जनरेशन अपने बच्चों के लिए उतना कठिन तौर पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरेशन वो पहले वाले जनरेशन से ज़्यादा प्रोफेशनली और एजुकेशनली ज़्यादा सक्षम हो चुके हैं। अब क्या है कि जितने रीजनल लैंग्वेजेस हैं सब में पढ़ाई हो सकती है। उसके बाद हम लोग अंग्रेजी का भी पढ़ाई करेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि अंग्रेजी तक क्यों, जैसे बहुत सारे स्कूल्स में है फ्रेंच, जर्मन या दूसरे लैंग्वेजेस का एक प्रेफरेंस दिया जाता है बच्चों को कि आप एक और या 2 लैंग्वेज का और पढ़ाई कीजिए। मतलब रीजनल लैंग्वेज, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज हो गया, एक अंग्रेजी हो गया, 1-2 लैंग्वेज और पढ़ाई कीजिए। मैं बता रहा हूँ इसी तरह से हिंदी, मतलब फॉरेन लैंग्वेज के अलावा इंडिया के भी 1-2 लैंग्वेज का और पढ़ाई का भी अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ज़रूर करना चाहिए। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव कहते हैं कि उनको 20-21 लैंग्वेज आती थी, ठीक है। और वो सब में क्या है कि कुछ ना कुछ लिखते थे, बोलते थे। ये हमारे जो पुराने तमिलनाडु के CM जो थे करुणानिधि, वो भी 4-5 लैंग्वेज में लेख तक लिखते थे। अच्छा है, क्योंकि ये मल्टी टैलेंट होने के लिए है। अच्छा, जैसे संगीत, कल हम लोग आ रहे थे तो जो गाना बजता था ना, उसमें तमिल था, तेलुगु था, हिंदी था, मराठी था, इतने सारे लैंग्वेज थे। और एक से एक कलाकार, एक से एक माने कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स का उसमें कंट्रीब्यूशन था। तो क्षेत्रीय तौर पे टैलेंट नहीं है, या अगर कोई क्षेत्रीय भाषा है तो उसमें खूबसूरती के साथ उस कला को आगे लेके नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं बता रहा हूँ जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले 90% हिंदी में है, और जितने सरल तरीके से हिंदी में वो भाषा आगे रख सकते हैं वो नहीं हो सकता। आप एक छोटे रिटेलर के पास चले जाओ, उसको कोई नया प्रोडक्ट समझाना है या उसको कोई नया प्रोडक्ट अगर किसी कस्टमर को देना है, वो बेचारा करेगा क्या? उसको लोकल लैंग्वेज में ही बात करना है और वो 2 लाइन में समझा देगा आपको, सारी हुनर उस प्रोडक्ट का समझा देगा और अपने भी समझ भी लेगा। हाँ, एकदम इमोशन तो बिना लोकल लैंग्वेज का हो ही नहीं सकता।
तो कॉरपोरेट में देखिए ये कुछ नहीं है, हम लोगों ने जिस मीडियम में पढ़ाई किया है उस मीडियम को आगे रखना एक स्वाभाविक रूप में हमारे में आएगा। अगर मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी का इस्तेमाल मैं हर जगह करूँगा। अच्छा, मेरे घर में जिस भाषा की इस्तेमाल होती है मेरी सोच उसी भाषा में होगी। थोड़ा बहुत मैं जो भी लैंग्वेज में अगर कोई पढ़ाई भी करूँ या किताबें पढूँ तो उसका जो है मेंटली जो है प्रिपेयर्डनेस जो है वो अपने लोकल लैंग्वेज में या लोकल तरीके में ही होगा। मतलब कहीं हमारे जो दिमाग में जो चिप्स है ना वो उसी लैंग्वेज में हो जाता है। तो हिंदी भी वैसे ही है। हम अगर आधा घंटा या 15 मिनट भी अगर हिंदी में बात करेंगे ना दिन में, वो काफ़ी है हिंदी को बहुत आगे ले जाने के लिए। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा महोदय आपने। हिंदी को लेकर के जो एक भ्रम बनी हुई है हमारे बीच में, खास करके हमारे विद्यार्थियों के बीच में, और मैं कहूँ अभिभावकों के बीच में भी, कि हम लोग हिंदी के लिए बात तो ज़रूर करते हैं, पर जब अपने बच्चों के पठन पाठन या अध्ययन की बात होती है तो हम लोग अंग्रेजी माध्यम स्कूल तलाशना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि जब आजकल लॉटरी सिस्टम निकल गया है अंग्रेजी माध्यम स्कूल में और बच्चे का नाम लॉटरी में निकल जाता है तो माता पिता को ये कहते सुना है कि हमारा तो ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात हो गई कि फ़लाने स्कूल में हमारे बच्चे का नामांकन हो गया। तो ये सही है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अच्छा पठन पाठन होता है, पर ये भी ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम स्कूलों में बच्चों का कोई भविष्य नहीं है या वहाँ के बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। मैं अपने 9वें अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव के तीसरे दिन के तीसरे चिंतन मनन सत्र को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा महोदय आप दोनों से बात करके। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि ये हिंदी की जो चर्चा है इसको हम लोग यहाँ समाप्त नहीं करके इसको यहाँ से एक नया शुरुआत के तौर पे देखा जाए, बिल्कुल बिल्कुल, और इसको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने महोदय कि यहाँ ये समाप्ति नहीं है बल्कि एक शुरुआत है, एक यात्रा की शुरुआत है जो हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं, और जो एक भ्रम है उसे दूर करने का इससे अच्छा अवसर हमें फिर दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत बहुत पुनः आप दोनों का धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा तीनों दिनों तक। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा मैम, आपको भी। मैं अब मंच उदय जी को सौंपना चाहूँगी। आगे का संचालन उदय जी आप स्वयं करें। आप दोनों बने रहें सर, आइए आप दोनों। धन्यवाद मैम। एक बार श्रीमती रचना रश्मि जी और शिवांगी मैम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुंदर, संयमित और बहुत ही मर्यादित तरीके से ये चिंतन मनन का सत्र जो लगातार रश्मि मैम और शिवांगी मैम के माध्यम से, और इस मंच पर जहां हिंदी के पृष्ठभूमि को अपनी सफलता की बुनियाद और कुंजी मानते हुए ऐसे शख्सियत इस मंच से जुड़ रहे हैं जिनको सुनकर, जिनको देखकर और जिनके संबोधन और जिनके वक्तव्यों से हम सब लाभ उठा रहे हैं। हमारे साथ बने हुए हैं श्री राजेश वरियार जी और श्री रचित त्रिखा जी। मैं कुलाधिपति महोदय से निवेदन करूंगा 2 पल के लिए मंच पर पधारेंगे और हमारे आज के आमंत्रित वक्ताओं को विश्वविद्यालय की तरफ से सम्मानित करेंगे। आवश्यक सूचना, प्रतियोगिता अद्भुत रस, कक्ष संख्या 108, लोरी लेखन और सूचना सृजन। लोरी लेखन कक्ष संख्या 108 में और सूचना सृजन कक्ष संख्या 112 में। हमारे दोनों आमंत्रित अतिथियों को सम्मानित करने के लिए मैं कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा, आप कृपया मंच पर पधारेंगे। आदरणीय कुलपति महोदय, जैसा कि हम सबों को पता है 9वें अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव का ये तीसरा और समापन का दिन। तृतीय समापन समारोह के मुख्य अतिथि जो कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगे, झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी। मैं एक बार पुनः सभी छात्र छात्राओं से
और यहाँ उपस्थित सभा मंडप में और इस प्रांगण में उपस्थित सभी आमंत्रित साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे ही उनकी आने की सूचना पुख्ता होती है, आप सभी अपने स्थान को सुनिश्चित करेंगे। कोई भी छात्र या छात्राएं परिसर में यत्र तत्र आप विचरण नहीं करेंगे, अन्यथा आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपसे पुनः हार्दिक गुजारिश है, ये अभिनंदन निवेदन है कि आप कृपया अपने स्थान पर बने रहेंगे। मंच के करीब आकर किसी भी तरह की फोटोग्राफी लेने की आप कतई कोशिश नहीं करेंगे। हमारे व्यावसायिक फोटोग्राफर्स के द्वारा, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के द्वारा गौरी शंकर जी और उनकी पूरी टीम जो इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को अपना कवरेज प्रदान कर रहे हैं, आप कार्यालय से, विश्वविद्यालय के कार्यालय से संबंधित फोटोग्राफ्स और वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। ये मौका है जहां हम मंच पर उपस्थित श्री राजेश वरियार जी, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स केवेंटर एग्रो लिमिटेड से हमारे बीच प्रमुख वक्ता के रूप में थे। जोरदार तालियों से पुनः उनका स्वागत और अभिनंदन। कुलपति महोदय से आग्रह होगा, श्रीनाथ विश्वविद्यालय के तरफ से ये सम्मान आप हमारे आमंत्रित वक्ताओं को प्रस्तुत करेंगे। फाइन आर्ट्स के बच्चों के द्वारा हमारे अतिथियों की ये जीवन तस्वीर स्केच राजेश वरियार जी के लिए भी हमें खुशी होती है। स्वागत करते हुए असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेल्स कॉलेज दुनिया से हमारे साथ हैं श्री रचित त्रिखा जी। ये सुंदर संयोग है कि ऐसे 2 सफल व्यवसायी जो किसी भी व्यवसाय के सफलता के पीछे कहीं ना कहीं हिंदी की सारगर्भिता को वो जरूरी मानते हैं और हिंदी के माध्यम से जीवन को सफल बनाते हुए, किसी भी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, उसे पार करते हुए सफलता के साथ अपनी मंजिल की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं। ये सुंदर रचनात्मक चिंतन और मनन का सत्र, जहां भावनात्मक जुड़ाव से व्यावसायिक सफलता तक हिंदी भाषा के इस आवश्यकता को हमने जाना, समझा। विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के बच्चों के द्वारा श्री रचित त्रिखा जी की ये जीवन तस्वीर उन्हें समर्पित है और इसी बच्चे के द्वारा ये तस्वीर इनको प्रदान किया गया। सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। श्री राजेश वरियार जी और श्री रचित त्रिखा जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और तालियां बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ये पल लेंगे हम, हमारे बीच कुछ और शिक्षा और साहित्य जगत से मूर्धन्य ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच हैं जिन्हें सम्मानित कर हम खुद को गर्वान्वित महसूस करेंगे।